हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम वीरे की क्लास 3 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको रेंडर्स के इन ऑप्शंस के बारे में बताया था, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कैमरा के सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी ऑप्शंस हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम कैमरा में देखेंगे टाइप। तो अगर हम बात करें टाइप में हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड, वीआर स्फेरिकल पैनोरमा, वीआर क्यूब मैप। तो दोस्तों इनमें डिफरेंस ये है, स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल रेंडर होता है पर्सपेक्टिव, उस रेंडर के लिए हमें स्टैंडर्ड पर रखना पड़ता है कैमरे को। अगर हम इसमें कैमरा को वीआर स्फेरिकल पैनोरमा रखेंगे तो इसमें हम 360 डिग्री व्यू रेंडर कर पाएंगे। और इसके साथ ही अगर हम वीआर क्यूब मैप करेंगे तो हम इसमें ऐसा व्यू रेडी कर पाएंगे जो कि वीआर डिवाइस के अंदर देखा जाएगा। तो इनका डिफरेंस मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर हम इसको स्टैंडर्ड पर रखते हैं, अभी के लिए बाकी किसी यूनिट को मैंने चेंज नहीं किया है, डेप्थ ऑफ फील्ड को फिलहाल हम टर्न ऑफ ही रखेंगे, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे। टाइप में स्टैंडर्ड रखते हुए जस्ट रेंडर पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो हमारा रेंडर होगा, जो हमारा सीन सेट है उसके अकॉर्डिंगली हमारा एक पर्सपेक्टिव रेंडर हमें मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें बिल्डिंग लाइट कैच कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसमें हमारा बेड, बेड बैग और बाकी रूम हमें शो हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा एक स्टैंडर्ड जो रेंडर है इस तरह से होगा। इसमें रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है, फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं। अब इसमें हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, स्टैंडर्ड की जगह वीआर स्फेरिकल पैनोरमा। इस पर अगर क्लिक करते हैं दोस्तों, इसमें रेंडर आउटपुट में आप देखेंगे इमेज का जो लेंथ और विड्थ है वो 2:1 हो गया है। मतलब जो उसकी विड्थ है 2400 और हाइट 1200, मतलब कि 2:1 का रेशियो इसमें रहेगा। 2000 इंटू 1000, 3000 इंटू 1500, इस तरह से रेशियो चलेगा। बाकी चीज़ें हमने चेंज नहीं की हैं, जस्ट कैमरा को वीआर स्फेरिकल रखा है। दोस्तों इसके लिए हमें एक नया सीन सेट करना पड़ेगा। इसमें हमें कैमरा प्लेस करना पड़ेगा रूम के सेंटर में। अगर मैं इसको दोबारा से कैमरा प्लेस करता हूँ, यहाँ हम इसमें रूम के सेंटर में कैमरा प्लेस करेंगे। मान लीजिए बेड के ऊपर मैं इसको प्लेस करता हूँ। कैमरा प्लेसमेंट कुछ इस तरह से, इसको हमने कुछ ऐसा प्लेस किया जिससे कि हम रूम में चारों तरफ देख पाए। आई लेवल को हम चेक करेंगे, यहाँ हम इसको 1200 रखेंगे। इस तरह से 1200 का आई लेवल रहेगा। फील्ड ऑफ व्यू जो है इसको हम 35 पर चेक कर सकते हैं, या इसमें 40 भी ले सकते हैं। 40 के अकॉर्डिंग फील्ड ऑफ व्यू रहा। कैमरा पर्सपेक्टिव रहेगा, एक बार 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके वापस इसको हम पर्सपेक्टिव कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें इसको 360 रोटेट करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इसमें हमने जब ये सीन सेट किया, कैमरा सेट किया, इसके बाद जस्ट हमें कैमरा को एक बार वापस से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करके फिर से पर्सपेक्टिव करना है। यहाँ पर एक नया सीन ऐड कर देना है, सीन 5। रेंडर सेटिंग में हमने टाइप में वीआर स्फेरिकल पैनोरमा सेलेक्ट किया और रेशियो इसका 2:1 रखते हुए जस्ट रेंडर पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारा जो रेंडर अब स्टार्ट होगा वो इसमें 360 डिग्री व्यू के हिसाब से बनेगा। देखिए अब इसमें जो रेंडर हमें दिखाई दे रहा है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। बीच में बेड का पार्ट है और ये बाकी चारों वॉल्स जो हैं इसमें कुछ फैली हुई शो हो रही है। दोस्तों जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 360 डिग्री व्यू के लिए तो ये बिल्कुल हमें प्रॉपरली शो होगा। इसके लिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रखे हैं, हमारी कुछ क्लासेस हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप 360 डिग्री व्यू को ऐसा रेंडर करने के बाद प्रॉपरली 360 कैसे देख सकते हैं। तो इसको फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूँ। दोस्तों सेम अगर इसमें हम अब बात करेंगे थर्ड ऑप्शन की, वीआर क्यूब मैप। इसमें दोस्तों वीआर क्यूब मैप ऑन करने पर ये वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के अंदर देखने के लिए व्यू रेडी होगा। सेम इस पर अगर हम रेंडर पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें ये कुछ इस तरह से रेंडर हो रहा है। इसकी लेंथ देख सकते हैं, लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें ये कुछ टुकड़ों में हमें रेंडर शो हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका जब हम पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे वीआर डिवाइस में देखने के लिए, तो उसमें हम इसको प्रॉपरली देख पाएंगे और हमें ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे कि बिल्कुल हमारे सामने ये रियलिस्टिक हो। वर्चुअल रियलिटी डिवाइस में हम इसको देख पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको भी एक बार स्टॉप कर देते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कैमरा के टाइप्स थे, वीआर क्यूब मैप, वीआर स्फेरिकल पैनोरमा और स्टैंडर्ड। अभी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में स्टीरियो। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे जो यहाँ रेंडर आउटपुट में ऑप्शन है, जस्ट इसमें हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सेफ फ्रेम, इमेज विड्थ हाइट, एस्पेक्ट रेशियो। जैसे ही मैं इसमें स्टीरियो को टर्न ऑन करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको एक ऑप्शन नया मिल गया है, आउटपुट लेआउट साइड बाय साइड। मतलब इसमें 2 हिस्सों में ये चीज़ हमें दिखाई देगी। इसमें जो भी रेशियो इसमें आया ऑटोमेटिकली 3198 इंटू 1200। जैसे ही मैं इसमें रेंडर पर क्लिक करता हूँ, देखिए
इसमें यहाँ अब जो रेंडर स्टार्ट होगा ये दो हिस्सों में हमें सेम रेंडर दिखाई देगा। ये भी एक तरह से वर्चुअल रियलिटी व्यूअर के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें दोनों आंखों के लिए व्यू कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें भी ये बेड दिखाई दे रहा है, इसमें भी ये बेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें दो रेंडर्स एक साथ एक ही फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा स्टीरियो में रेंडर होता है। इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में हम इसको एडवांस लेवल पर जब काम करेंगे वर्चुअल रियलिटी डिवाइस में इसको देखने के लिए, तब हम इसमें डिस्कस कर पाएंगे। अभी के लिए अगर इसमें साइड बाय साइड पर क्लिक करके मैं इसको टॉप बॉटम कर देता हूँ और इस पर हम रेंडर करते हैं, तो अब हमारे रेंडर ऊपर और नीचे की तरफ दो सेम रेंडर हमें एक ही फ्रेम में शो होंगे। जैसे यहाँ ये बिल्ड लाइट कैच कंप्लीट होगा, देखिए यहाँ सेम दो रेंडर ऊपर और नीचे की तरफ हमें शो हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस रहता है स्टीरियो को ऑन करने पर। फिलहाल हम नॉर्मल रेंडर्स के लिए स्टीरियो को टर्न ऑफ रखेंगे, जिससे कि ये एक्स्ट्रा ऑप्शन आउटपुट लेआउट का यहाँ से हट जाएगा। तो हम इसमें स्टीरियो को टर्न ऑफ रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे एक्सपोजर की। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें एक्सपोजर वैल्यू डिफॉल्ट आती है 14। आपका 3ds Max में भी या रेविट में भी, नॉर्मल हमारे वीरे में जब भी एक्सपोजर वैल्यू दिखाई जाती है तो डिफॉल्ट वो लगभग 14 के आसपास होती है। दोस्तों एक्सपोजर को समझने के लिए एक बार हमें सभी सेटिंग्स को 0 करना पड़ेगा। इसको मैंने डिफॉल्ट 0 कर दिया, सभी सेटिंग्स हमारी फाइल में से हट गई हैं। अब इसमें जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ शो हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैमरा में स्टैंडर्ड रखा टाइप को, स्टीरियो हमने ऑफ रखा, एक्सपोजर वैल्यू ऑटोमेटिकली 14.229 ये दिखाने लग गया है। अगर मैं इसमें इसी सेटिंग्स के हिसाब से डिफॉल्ट के हिसाब से रेंडर पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप बाहर इसमें देख पा रहे हैं रूम के बाहर जो इसमें एरिया है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर मैं 14 की वैल्यू को कम करता हूँ तो इसमें बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा चमकने लग जाएगा, एक्सपोजर बढ़ जाएगा। इसमें मैंने इसको 8 कर दिया, 14 से हमने काफ़ी कम कर दिया, रेंडर पर क्लिक किया। दोस्तों अब इसमें आप देखिए बिल्कुल ही ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है, इसमें बिल्कुल वाइट वाइट हो गया सब कुछ, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये एक्सपोजर का डिफरेंस था। इसको एक बार स्टॉप करते हैं। 8 की वैल्यू में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया, 14 पर आपने देखा ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा था। अगर इसको हम 18 कर देते हैं, 14 से बढ़ा देंगे, तो इसमें ये बाहर नाइट सीन की तरह दिखाई देने लग जाएगा। रेंडर पर क्लिक किया तो देखिए इसमें बाहर अंधेरा हो गया। जितना हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, 18 के बाद इसको मैं अगर 25 कर देता हूँ तो बाहर बिल्कुल अंधेरा, ये बिल्कुल ब्लैक रेंडर आएगा। रेंडर देखिए इसमें अभी ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, रेंडर फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों सिंपली एक्सपोजर में एक्सपोजर वैल्यू जो है ये मैटर करेगी। अगर ये डिफॉल्ट रहती है 14 के आसपास तो ये एक लगभग कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट सेट रहेगा जिसमें कि नॉर्मल, ना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा ना ज़्यादा इसमें अंधेरा रहेगा। तो ऐसा कुछ डिफॉल्ट हमें रेंडर सेटिंग्स मिलती है एक्सपोजर वैल्यू के साथ। इसमें आपको ये चीज़ समझ में आई। आपको इसको 14 से अगर कम करेंगे तो एक्सपोजर बढ़ता जाएगा और 14 से बढ़ाएंगे तो अंधेरा होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर ऑटो पर हम क्लिक करते हैं तो एक्सपोजर वैल्यू हट जाएगी, ये ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ हमें कंपनसेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इसमें ये 0 है। अब 0 पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो 0 में आप देखेंगे ये नॉर्मल एक रेंडर इस तरह से दिखा रहा है जिसमें कि बाहर थोड़ा एक्सपोजर ठीक ठाक है। अब अगर इसमें हम इस 0 की वैल्यू को बढ़ाते हैं, इसको अगर मैं फुल कर देता हूँ 1 और रेंडर पर क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये थोड़ा और ज़्यादा ब्राइटर हो गया है, एक्सपोजर इसमें बढ़ गया है। स्टॉप करते हैं, अगेन सेटिंग्स में जाकर इसको 0 से बिल्कुल -1 कर देंगे। -1 पर इसको चेक करेंगे तो इसमें एक्सपोजर थोड़ा कम हो गया है। तो ये भी एक तरह से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसमें एक्सपोजर वैल्यू को मैनेज करना चाहें तो आप एक्सपोजर वैल्यू मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो पर क्लिक करके कंपनसेशन इस ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट बैलेंस में अगर इस ऑटो को हम हटा देते हैं, यहाँ से वाइट ऑप्शन हट गया है, इसमें जस्ट ये इस तरह से हैच दिखाई देने लग गया है। अब अगर हम इसमें रेंडर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें जो रेंडर होगा वो हमारे टाइमलाइन के हिसाब से, जो हमने स्केचअप में टाइमलाइन सेट की है उसके हिसाब से शो होगा। इसमें अभी के लिए जो ये टाइम शो हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें वाइटनेस कम हो गई है। ये टाइम हमारा लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच का टाइम मंथ के हिसाब से, और इसमें टाइमलाइन जो है वो लगभग नून के बाद और शाम से पहले का टाइम है। अगर मैं इसको बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग पर सेट करता हूँ टाइम को और इसमें रेंडर पर क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे टाइम यहाँ चेंज हो गया। इसमें अर्ली मॉर्निंग का स्काई जो है वो थोड़ा येलोइश हो गया है और बाहर थोड़ा अंधेरे जैसा दिखाई देने लग गया। तो ये टाइमिंग हम यहाँ से मैच करें शैडो में से, शेड में से। इसमें मैंने अर्ली मॉर्निंग का व्यू रखा था, अब मैं इसको बिल्कुल नाइट, रात का टाइम इसमें हम रख लेते हैं। इस पर रेंडर चेक करेंगे तो इसमें नाइट के व्यू के हिसाब से अंधेरा तो नहीं हुआ,
लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया अर्ली मॉर्निंग वाले व्यू से। और इसको अगर हम बीच में रखेंगे लगभग नून के आसपास, तो इसमें हम रेंडर करेंगे तो ये नॉर्मल एक एक्सपोजर के साथ हमें दिखाई देगा। इस तरह से ये 3-4 ऑप्शन यहाँ हमें मिलते हैं। अगर हम इसमें से वाइट बैलेंस को हटा दें और इसमें कंपनसेशन को हम ऑन रखेंगे, इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, 0 पर देख सकते हैं फिर ये कैसा आ रहा है, क्योंकि टाइमिंग हमारी ये वाली चल रही है इसमें। अब इस पर एंटर किया 0 रखने पर तो ये थोड़ा और ब्राइटर हो गया। और इसको अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे, 1 की यूनिट प्लस रखते हैं, वाइट बैलेंस हमने हटाया हुआ है और टाइमिंग यहाँ से मैनेज है दोपहर के लिए, इसको हमने रेंडर किया तो ये और ज़्यादा ब्राइटर हो गया। तो मेनली एक्सपोजर यूनिट के अंदर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमने एक्सपोजर को ऑफ कर दिया तो इसके बाद नॉर्मल एक्सपोजर हमने हटा दिया, अब इसमें रेंडर पर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हमारे इसी टाइम के हिसाब से चलेगा, बाकी सभी वैल्यूज इसमें काम करनी हट जाएंगी। जो एक्सपोजर हमने यहाँ टाइमिंग के हिसाब से सेट किया होगा वही हमें यहाँ शो होगा। नाइट व्यू करने पर, रेंडर करने पर ये इसके हिसाब से देखिए इसमें पीछे येलोइश हो गया और ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो ये सब चीज़ों का डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा यूनिट में हमने टाइप और स्टीरियो को समझा, इसके बाद एक्सपोजर हमने ऑन किया। एक्सपोजर वैल्यू को 14 से हम मैनेज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा करके। ऑटो पर हम इसको नहीं रखेंगे, कंपनसेशन को हम टर्न ऑफ रखेंगे और वाइट बैलेंस को हम ऑटो रख सकते हैं वाइट। इसके अकॉर्डिंगली हम इसमें मैनेज कर पाएंगे नाइट का व्यू भी और डे लाइट व्यू भी। तो डे लाइट के लिए जब हमें इसमें एक्सपोजर बढ़ाना है, एक्सपोजर वैल्यू को कम करेंगे, और अगर हम इसमें नाइट दिखाना चाहें तो एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ाने लग जाएंगे। ये हमारी यूनिट थी एक्सपोजर के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड की। एक बार इसमें फिर से हम इसको डिफॉल्ट कर देते हैं, सभी सेटिंग्स को हमने 0 कर दिया। दोस्तों अब हम इसमें जो भी इसमें एक्सपोजर वैल्यू हमने सेट किया, जो भी यूनिट सेट की, डेप्थ ऑफ फील्ड को जैसे ही हम ऑन करेंगे, इसमें हमें किसी यूनिट को चेंज नहीं करना है। यहाँ आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा फिक्स्ड डिस्टेंस का, फिक्स्ड डिस्टेंस, कैमरा टारगेट और फिक्स्ड पॉइंट। तो इसमें फिलहाल हम इसमें फिक्स्ड डिस्टेंस को यूज करते हुए पिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे। पिक पॉइंट पर क्लिक करते हुए मान लीजिए मैंने इस लैंप के सेंटर में एक क्लिक किया, इसको 1 सेकंड के लिए हम पॉज रखेंगे, छोड़ देंगे। अब ये हमारा सीन सेट हो गया है। जैसे ही मैं इसमें रेंडर पर क्लिक करूंगा, पहले आप इसमें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसमें डिस्टेंस कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इस फोकस डिस्टेंस को हम एज इट इज़ रखेंगे 52.4 समथिंग, और यहाँ जो डी फोकस है इसको हम बढ़ा देंगे, इसको हम लगभग 0.6 से प्लस कर देंगे, 0.60 या 0.61, ऐसा कुछ 0.64 भी ले सकते हैं। ये हमने इसको 0.642 रखा, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रखा। जैसे ही हम इसमें रेंडर पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको ये दिखाई देगा, जो हमारा लैंप शेड होगा ये तो क्लियर दिखाई देगा और पीछे का हिस्सा हमें इसमें ब्लर दिखाई देने लग जाएगा। देखिए अब इसमें जो ये रेंडर कंप्लीट हो रहा है, तो ये रेंडर कुछ इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। पीछे का जो हिस्सा है, जो ये बेड की बैक है या बेड है या हमारा वॉलपेपर है, वो इसमें थोड़ा हमें ब्लर दिखाई दे रहा है और हमारा फोकस जो है वो इस लैंप पर रहेगा, जैसा कि मैंने आपको इस इमेज में बताया था। देखिए इसमें ये घड़ी जो है ये फोकस में है, पीछे का हिस्सा ब्लर किया हुआ है। सेम ऐसा ही कुछ हमें यहाँ शो हो रहा है, लैंप शेड हमारा प्रॉपर आ रहा है और पीछे का हिस्सा थोड़ा ब्लर हो गया है। तो ये डिफरेंस रहता है हमारे यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करने पर। दोस्तों इसकी भी हम एडवांस सेटिंग्स जब करेंगे तो हमारे रेंडर और भी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, और इसके बाकी ऑप्शंस को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम बाकी प्रीसेट को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद इन चीज़ों को काम बढ़ जाएगा। तो फिलहाल हमने फिक्स्ड डिस्टेंस में इस चीज़ को समझा। डेप्थ ऑफ फील्ड में रेंडर करने पर रेंडर में हम इसको DSLR व्यू की तरह दिखा सकते हैं, कुछ हिस्से को ब्लर करके और कुछ हिस्से को फोकस में लेते हुए। तो ये डिफरेंस रहता है डेप्थ ऑफ फील्ड का। इसके बाद अगर इफेक्ट्स की बात करें तो दोस्तों इसमें इफेक्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है ये विग्नेटिंग, इस पे अगर हम इसको जितना बढ़ाएंगे, अगर इसको मैं फुल रख देता हूँ 2.5, दोस्तों इसमें हम एक बार सीन से बाहर आ जाते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अब इसमें अगर मैं इस सीन को यहाँ रेंडर करता हूँ तो इसमें आप देखेंगे, देखिए जो ये साइड पर आपको ये इफेक्ट दिखाई दे रहा है, साइड पर ये डार्कनेस जो आ रही है, ये हमारा विग्नेटिंग इफेक्ट रहता है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अगर यहाँ आप देखेंगे इस इफेक्ट को मैं कम कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, 1.3 के आसपास रेंडर करेंगे तो इसमें साइड्स में थोड़ा बहुत डार्कनेस आती है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा, ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। और इसको फुल रखने पर ये इसमें चारों तरफ कोनों पर थोड़ा सा इसमें डार्कनेस आ जाती है, कुछ इस तरह की। अगर ऐसा कुछ हमें रेंडर दिखाना हो तो हम विग्नेटिंग को फुल रख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद वर्टिकल लेंस टिल्ट की बात करें, इसको 0 ही रखते हैं नॉर्मली हम। अगर इसको थोड़ा सा मैं यूनिट चेंज करता हूँ तो इसमें हमारा जो व्यू है वो थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। इसको मैंने 0.23 रखा। जैसे रेंडर पर क्लिक किया तो हमारा जो व्यू है देखिए ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया एक तरफ, इसमें नीचे की तरफ ये शेड आने लगी और ये टिल्ट हो गया। क्लोज करते हैं। विग्नेटिंग इफेक्ट को हम 0 रखेंगे और टिल्ट को माइनस में कर देते हैं। अब इसमें माइनस में करने पर ये दूसरी तरफ पे
टिल्ट हो जाएगा। देखिए अभी इसमें ये ऐसा था, जैसे ही रेंडर पर क्लिक किया विग्नेटिंग इफेक्ट हट गया और ये दूसरी तरफ पर टिल्ट हो गया। इसको स्टॉप करते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाने के लिए इसको मैं और भी कम कर देता हूँ। इसको मैंने 0.58 कर दिया माइनस में। अब इसमें रेंडर पर क्लिक करते हैं, ये देखिए एंगल इसमें जो आप देख रहे हैं ये टिल्ट हो गया। तो इसमें हमें ऐसा कुछ टिल्ट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, फिलहाल इसको क्लोज रखेंगे और इस ऑप्शन को 0 ही रखेंगे, लेंस हमें छेड़ना नहीं है। तो ये इफेक्ट्स के ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको बताया रेंडर आउटपुट में, इसमें आप सेफ फ्रेम ऑन कर सकते हैं, इसमें हम इमेज की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो मैनेज कर सकते हैं, लंबाई में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, 4:3 का रेशियो, 5:4 का लैंडस्केप रेशियो, 4:5 का पोर्ट्रेट रेशियो, मैच व्यू पोर्ट में जितना हमारा एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का व्यू पोर्ट होगा वो सेलेक्ट होगा, और कस्टम हम इसमें कुछ भी यूनिट डालकर उसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेंडर आउटपुट का ऑप्शन रहता है। दोस्तों ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे जो कि हमारे कैमरा ऑप्शन में काम आते हैं। इनमें हम जब कैमरा को मैनेज करना सीख जाएंगे तो इस तरह से हमें रेंडर करने में इजी रहेगा। हम इसमें स्टैंडर्ड रेंडर कर रहे हैं या वीआर स्फीरिकल पैनोरमा रेंडर कर रहे हैं, या हम इसमें वीआर क्यूब मैप जो कि वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के अंदर देखा जाएगा उसके लिए कोई व्यू रेडी कर रहे हैं। तो ये सभी ऑप्शंस रहते हैं दोस्तों कैमरा में वीरे नेक्स्ट 5.0 के लिए। रेंडर आउटपुट का भी बेसिक मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर सेव इमेज की, तो इसको हम ऑन कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली इमेजेस सेव हो जाया करेंगी। तो फाइल पाथ में आपको ये करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको लोकेशन सेट करनी है। मान लीजिए मैं इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके यहाँ कोई भी न्यू फोल्डर को सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ हम इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा रेंडर होगा वो इस पाथ पर सेव होगा। ये फाइल पाथ जो है यूजर में हिंदी डिजाइन स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्स में न्यू फोल्डर, उसके अंदर हमारे रेंडर सेव होंगे। अगर मैं इसमें रेंडर पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया यहाँ फिनिश होगा, अभी यहाँ लिखा है ये फिनिश्ड हो गया है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाकर न्यू फोल्डर में चेक करते हैं तो यहाँ देखिए ये इसके जो भी एलिमेंट्स थे वो हमें मिल गए हैं कुछ इस तरह से। तो ये हम डायरेक्टली अगर चाहें तो फाइल में पाथ सेट कर सकते हैं जिस पर हमें रेंडर को सेव करना है। तो यहाँ हमने सेव इमेज में इस चीज को सेव रखा। इमेज ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसमें इंक्लूड अल्फा, नो अल्फा, सेपरेट अल्फा, इसको एज इट इज इंक्लूड अल्फा रखेंगे, कंप्रेशन लेवल 9 रखेंगे और बिट रेट 8 बिट रख सकते हैं। तो ये एज इट इज रहेगा, बाकी चीज़ों को हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। जब हम इसमें एडवांस लेवल पर काम करेंगे प्रीसेट बनाते हुए, तो इनमें अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करना होगा तो वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों कैमरा ऑप्शन के सभी ऑप्शन हमने कवर किए, इसके साथ ही रेंडर आउटपुट में रेंडर आउटपुट को समझा, इमेज को सेव करना समझा। दोस्तों डेप्थ ऑफ फील्ड का जैसा आपको बताया, आप ये वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप DSLR व्यू किस तरह से रेंडर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारा 360 पैनोरमा व्यू है उससे रिलेटेड कुछ ट्यूटोरियल्स भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिए हैं। तो आज के वीडियो में हमने कैमरा के सभी ऑप्शंस को क्लियर किया है। दोस्तों अभी के लिए पिछली क्लास में हमने रेंडर के ऑप्शन कंप्लीट किए थे, आज हमने कैमरा को और रेंडर आउटपुट को कंप्लीट किया। दोस्तों इसके बाद एनिमेशन को फिलहाल के लिए हम स्किप करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि एनिमेशन पर हम इसके बाद आएंगे, पहले हमें बाकी एनवायरनमेंट को सेट करना होगा। तो अगले वीडियो में हम पहले एनवायरनमेंट को सेट करना समझेंगे, इसकी सभी डिटेल्स को समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते हुए जब बाकी सभी ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट में हम एनिमेशन पर आएंगे, क्योंकि तब तक हमें रेंडर का प्रीसेट बनाना आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एनिमेशन को क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।